डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग एक नई व्यवस्था के तहत पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। नई व्यवस्था क्या है आपको पता होगा कि मैंने YouTube के सारे वीडियो अपने हटा दिए। हटा देने के पीछे लक्ष्य यही था कि लोगों के अंदर पढ़ाई के प्रति जो भावना होनी चाहिए थी वो हमें दिख नहीं रही थी। एकदम जैसे बने हुए थे डेड मटेरियल, पढ़े देखे नहीं देखे, उस पर कुछ काम किए नहीं किए, ये मज़ा नहीं आता है। यही सोच करके हमने अपना पेड बैच शुरू किया। अब देखो कितना तेज़ी से काम हो रहा है। जो लोग भी पेड बैच में होंगे, रात को 11-11 बजे 1-1 बजे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर 5वां बता दीजिए। क्यों भैया, अब ऐसा क्या खास हो गया? पहले क्यों नहीं पूछ रहे थे? पहले इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि आपने कोई पेमेंट नहीं किया था। अब इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने फ़ीस दिया है। देखा आपने, छोटी सी फीस, एक छोटी सी फीस कैसे आपकी फीलिंग को बदल देता है। अच्छी बात है, अगर आपको फीस देकर के यह फीलिंग बदल जाए और आप बढ़िया से पढ़ने लगे तो मेरे लिए तो वही अच्छा है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। बिना रिजल्ट की कोई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आज हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति एकदम शुरू से 0 लेवल से शुरू होगा और इस पर 50 क्वेश्चन आपके जो पेड बैच का ग्रुप हमने बनाया है उसमें जा चुका है। अब आपको वीडियो देखना है और उन 50 सवालों को हल करना है। तैयार? एकदम 0 लेवल से, जहाँ से मैं शुरू करता हूँ, परीक्षाओं में कैसे सवाल बनते हैं और उन चीज़ों को कितना डिटेल आपको समझ लेना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम इसमें जब शुरू होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम इनके कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे। टर्म क्या है? टर्म जैसे मान लीजिए हमारा पहला टर्म है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं इसको। नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो गिनती आप जानते हो 1 से शुरू करके और अनंत तक जाने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक चली जाए तो यह जितनी संख्याएं आप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिनने के लिए, उन सब का नाम नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म हो गया कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के और जहाँ तक आप जा सकते हो अनंत तक, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्या अगर इसमें हम शून्य मिला दें तब इसका नाम बदल जाता है। देखो, तब उसका नाम पड़ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, तो इसमें होता क्या है, 0 शामिल कर दिया जाता है। देखो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, कोई और परिवर्तन नहीं है। पूरी संख्या के अंदर अगर हम केवल शून्य शामिल कर दें बस, तो शून्य शामिल करते ही उसका नाम पूर्ण संख्या पड़ जाता है। ठीक है, अब एक पहचान हो गई, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो आपको यह जानना होगा, तभी आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए, अगर अभी तक अब आपके अंदर यहाँ पर कहीं नेगेटिव नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, सब पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दें तब इसका नाम बदल जाता है और तब नाम पड़ जाता है उसका पूर्णांक। पूर्णांक, देखो पूर्णांक पड़ जाता है। इंटीजर कहते हैं उसको। इंटीजर का मतलब हुआ एक बहुत बड़ी संख्या रेखा है जिसके दोनों तरफ एरो बना हुआ है, बीचों बीच में शून्य है और दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4 इनफिनाइट तक है और बाईं तरफ -1, -2, -3, -4 और इनफिनाइट तक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी संख्याओं से आप अपना कार्य व्यवहार करते हैं वो सब की सब पूर्णांक के अंदर आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और समझने की ज़रूरत है कि क्या यही केवल संख्याएं हैं या इनके अंदर और भी संख्याएं पाई जाती हैं। जैसे 1 और 2 के अंदर भी संख्याएं हैं या नहीं हैं? बिल्कुल हैं। इनके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेसिमल संख्याएं मिलेंगी, फ्रैक्शन वाली संख्याएं मिलेंगी। तो उन संख्याओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनकी अलग से पहचान की जाएगी। तो होगा क्या, अब हम इस जो संख्या रेखा हमने बना रखा है, अब इसको ब्रेक करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उन सबको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में अब हम छांटेंगे इसके अंदर से। जैसे सम संख्या क्या है, इवन नंबर कहते हैं उसको।
अब इवन नंबर की पहचान हो गई कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, बस जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी कोई संख्या जो 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। क्या हम इसमें लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फाइनाइट, अनंत तक जाएगी। जो संख्या 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। और ये संख्याएं ये हैं, एकदम याद रखना चाहिए। इवन नंबर, देखिए जितने सारे टर्म हैं उनके अंग्रेजी मीनिंग आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। अब सम संख्या के बाद अगर कोई चीज़ सम हो गई तो निश्चित रूप से विषम भी होना है। तो बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम को हम ऑड नंबर कहते हैं। और अब इसमें लिख सकते हैं कि जो संख्या 2 से न विभाजित हो, कटेगा ही नहीं, 2 से नहीं विभाजित होगा, उसको हम विषम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या है? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फाइनाइट। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सम विषम के बाद अब एक आएगा भाज्य संख्या। भाज्य को कहते हैं क्या? इसको पहले यौगिक नंबर कहा जाता था, यौगिक संख्या, है ना। भाज्य यानी यौगिक संख्या। यह संख्या कैसी होती है कि ऐसी संख्या, देखो जो संख्या एक और, देखो अभी मैं खूब बढ़िया समझाता हूँ, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो, अन्य से भी विभाजित हो। देखो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से, जैसे भाज्य शब्द से ऐसा लगता है कि जो संख्याएं भाज्य हो यानी किसी से कट जाए। तो आपको बता दें, एक से और स्वयं से तो सभी संख्याएं कटती, जितनी भी संख्याएं। देखो 1 7 7, 7 1 7, 1 3 3, 3 1 3, 1 5 5, 5 1 5, यानी एक से और स्वयं से सभी संख्याएं कटती हैं। तो उनको भाज्य में नहीं रखा गया, उनको रखा गया कि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से अगर कटे तभी हम उसको भाज्य में समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ, अब यहीं पर एक सवाल बन जाता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो भाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या में आप आओगे तो देखो हम जांच करते हैं। अभी हम चाहे तो उत्तर तुरंत बता दें, हम नहीं चाहते कि उत्तर बता दें। आप खुद सोचो, क्या 1 भाज्य है, 2 भाज्य है, 3 भाज्य है, 4 भाज्य है? तो आप पाओगे 1 भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी से कटे तब उसको हम भाज्य कहते हैं। तो एक और स्वयं के अलावा एक से और किसी से कटता नहीं। 2 भाज्य है नहीं, यह केवल 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसलिए यह भाज्य नहीं हो पाया। 3 भाज्य है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह केवल 1 और 3 से कटा, यानी एक और स्वयं से कट रहा, जबकि हमारा डेफिनेशन क्या है? एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटना चाहिए। तब क्या करें? अब 4 को जरा देखिए, 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी 1 से और स्वयं से तो कट ही रहा है, इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है। इसलिए अब हम कह देंगे 4 एक भाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो 4। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 मिल गई। और भाज्य संख्या की पहचान ये है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी उसे विभाजित होना चाहिए। ओके, अब भाज्य संख्या के बाद आएगा तो अभाज्य संख्या आएगा। अभाज्य क्या है? इसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना विभाजित हो। ध्यान से सुनिएगा, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसको लिख लिया जाए। देखो इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये तो हो गई भाज्य, द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तब उसको हम कह देंगे भाज्य। द नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। देखो इसमें कहेंगे एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से ना विभाजित हो, कटेगा ही नहीं किसी और से। कौन कौन सी संख्या है जो किसी और से नहीं विभाजित होंगी? देखो मैं लिख रहा हूं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ध्यान रखिएगा, 2 सम संख्या आती है, लेकिन 2 जो है आप यहाँ देख सकते हो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 15 नहीं, 15 देखो 3 और 5 से कट रहा, 17, 19,
21 नहीं, क्योंकि 21 3 और 7 दोनों से कट रहा है ना, 23। इस तरह से संख्याएं बनती चली जाएंगी। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से न विभाजित होगी उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। ये सवाल हम लोगों ने देखा था, अब यहाँ भी देखेंगे। यहाँ तो पूरा मौका है, सब कुछ डिटेल करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। आप एकदम धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए, मस्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। हमने 100 तक गिनती लिख दिया और इसमें से हमें तलाशना है कि कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए इसको कायदे से समझ लिया जाए। तो देखिए, इसमें जब हम छाँटते हैं तो सबसे पहले तो 1 को हटा देंगे, क्योंकि ये भाज्य अभाज्य में कोई नहीं आता, न तो कंपोजिट नंबर है न तो प्राइम नंबर है। हाँ, ये कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या है कि व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट, यानी अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या है? व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो एक के पास केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए इसको भाज्य अभाज्य में नहीं रखा जाता। अब आता है 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। 2 पहली अभाज्य संख्या है। तो अगर 2 अभाज्य है तो 2 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य अब हो नहीं सकती है। तो 2 से जितनी संख्याएं कट सकती हैं उनको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए, ये पूरी संख्याएं 2 से कट रही हैं, इनको हटा दे रहे हैं। ये पूरी संख्याएं 2 से कट रही हैं, मैंने हटा दिया। अब देखिए, अगली अभाज्य संख्या हमारे पास है 3। 3 अगर अभाज्य है, क्योंकि 3 किससे कट रहा है? केवल 1 से और स्वयं से कट रहा है, इसलिए 3 को अभाज्य मान रहे हैं, यानी प्राइम है। तो अगर 3 प्राइम है तो 3 से कटने वाली कोई भी संख्या अब अभाज्य हो ही नहीं सकती। तो उन सभी संख्याओं को हमें हटाना है जो 3 से कट सकती हैं। तो मैंने हटाना शुरू कर दिया। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। हमने उन सभी संख्याओं को हटा दिया जो 3 से विभाजित हो सकती हैं। अगली अभाज्य संख्या हमारी है 5। अब अगर ये 5 अभाज्य है तो 5 से कटने वाली कोई भी संख्या अभाज्य हो नहीं सकती। तो मैं इन सारी संख्याओं को हटा देता हूं जो 5 से कट सकती हैं। देखिए, ये सब 5 से कटने वाली संख्याएं हमने हटा दिया। अब आखिरी संख्या हमको चेकिंग करनी है 7। आखिरी क्यों है? क्यों नहीं बाकी चेकिंग करनी है? जब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में और अध्ययन करेंगे तो यह जानेंगे कि जहाँ तक संख्या ली गई है, जैसे 100 तक की हमने संख्या ले रखी है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो केवल 10 तक चेक करना पड़ता है बस। अगर 10 तक की संख्या से कोई संख्या कट रही है तो समझो अभाज्य है, अगर नहीं कट रही तो समझो अभाज्य है। ये बहुत खास बात है ये। तो अब देखिए, 7 से हम चेक करने जा रहे हैं, तो 7 से वो संख्या विभाजित होगी कि नहीं, और चेक करते हैं कौन कौन संख्या कट रही है। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 70, 63, 70, 77, 84, 91, 98। इतनी संख्याएं 7 से कट गई। अब सोचो आप कि जितनी संख्याएं कट चुकी हैं, यानी अब जो कुछ बची है सब की सब प्राइम है। और गिनते हैं। पहले इनको सर्किल बना देता हूं। ये संख्याएं कटी नहीं, तो जब नहीं कटी हैं तो ये सब की सब अभाज्य कहलाएंगे। तो इतनी सर्किल हमने बना दिया है। और काउंट करते हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। गिन रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कुल 25 अभाज्य संख्याएं हमारे पास मिल गई। अगर इनको आप देखना चाहें एक बार तो आप देख सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 37 और 41, 43। देख रहे हैं? 43 के बाद है 47 और फिर है 53 और 59, 61, 66 और 71, 73, 79 और 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, उसके बाद आखिरी है 97। बस इतनी संख्याएं हैं जो अभाज्य। यह पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, या 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं।
तो आप इसको गिनोगे तो 15 मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक 15 संख्याएं हैं और 50 से 100 के बीच 10 संख्याएं हैं। इनको आप कायदे से पहचान लीजिए। एक बार अपनी रफ कॉपी में बना लीजिएगा, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आगे, हम लोगों ने अभी तक कुछ टर्म देख लिया है, अब हम आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। भाज्य देख लिया, अभाज्य देख लिया, अब हम देखते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य देखो क्या होता है। सह अभाज्य पर लगातार प्रश्न बन रहा है, को प्राइम कहते हैं इसको। इस पर लगातार टेट में, सुपर टेट में, सब जगह पे इसके सवाल बन चुके हैं। सहअभाज्य होता है कि ऐसी संख्याओं का समूह जिनका महत्तम 1 होता है। देखो, ऐसी संख्याओं का समूह जिनका महत्तम 1 होता है। जानते हो, इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन एकदम याद रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पहचान हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान ली एक संख्या है 3 और 5। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 और 5 दोनों को काट दे। आप कहेंगे कैसे काट देगा, दोनों तो अभाज्य है, कैसे काटेगा? सही बात है। चलो हम एक भाज्य ले रहे हैं, 8 और 17। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 8 और 17 दोनों को काट दे। कोई बात नहीं, आप कहोगे 17 तो अभाज्य ले लिया, कैसे कटेगा? चलो अब हम दूसरा ले रहे हैं, 16 और 27। देखो, 16 भी खूब बढ़िया भाज्य संख्या है, 27 भी खूब बढ़िया भाज्य संख्या है, लेकिन आपस में कुछ नहीं कट रही है, नहीं कट रही है ना। तो यह ऐसी संख्याओं का समूह हो गया जिनका महत्तम 1 होता है। और आपको बता दूं, लघुत्तम चैप्टर में जब हम चलेंगे, ऐसी संख्याएं का ग्रुप जिसका महत्तम 1 होता है, उनका लघुत्तम उनका गुणनफल ही होता है। जैसे मान लो अगर 1/5 और 1/7 आपको जोड़ना पड़े तो इसका आपको लघुत्तम नहीं निकालना पड़ता है, सीधे आप 5 सत्ते 35 लिख सकते हैं, सीधे गुणा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं गुणा? क्योंकि 5 और 7 सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम होता है उनका गुणनफल ही होता है। तो ये इस पर भी सवाल बन चुका है। एक एक बात याद रखिएगा, हम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपने सहअभाज्य देख लिया, देख लिया। अब आते हैं आगे परिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में आप खूब जानते होंगे, इस चैप्टर का हीरो है ये। इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जा चुके हैं। इस पर इसकी पहचान क्या होती है? ऐसी संख्या, यानी P/Q लिखते हो, ठीक है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके। P/Q के रूप में लिखी जा सके। और यहाँ एक शर्त भी दिया है कि जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q शून्य नहीं है, शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर Q शून्य हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह संख्या का मान अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 5/0 हो जाए तो इसको लोग कहते हैं अनंत। अनंत नहीं है, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। अगर आपको एक जानकारी दे दूं, कुछ ताज़ी घटना है, अपने ही उत्तर प्रदेश में, हमें नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ ही दिन की बात है, 15 दिन पहले शायद, उनको भारत सरकार ने एक पुरस्कार दिया है। पुरस्कार का मतलब एक सर्टिफिकेट दिया है। उन्होंने किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या आएगा, और इस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे हैं। तो उनका कहना है कि अगर 5 में किसी शून्य से या किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो उसका उत्तर उस संख्या से बड़ा होता है। ये बताया है उन्होंने। भाई हम तो अपरिभाषित कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा इससे बड़ा होता है। इसकी जांच के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जैसे मान लो कोई संख्या 10 है, अगर इसको हम 10 से भाग दें तो इसका उत्तर 1 आएगा। अगर इस 10 को हम 2 से भाग दें तो इसका उत्तर 5 आएगा। अगर इस 10 को हम 5 से भाग दें तो इसका उत्तर 2 आएगा। अगर इस 10 को हम 1 से भाग दें तो उसका उत्तर क्या आएगा? 10 आएगा। देखो, हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा, बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से,
हम जैसे जैसे 10 संख्या थी ऊपर, जैसे जैसे इसका हर हम छोटा करते जा रहे हैं तैसे तैसे इसका उत्तर बड़ा होता जा रहा है। यानी अगर 10 को हम 1 से भाग देते हैं तो 10 उत्तर आ गया। अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ जाए, 10 का उत्तर 0 से भाग दें 10 को, तो इसका जो भी उत्तर आएगा 10 से तो बड़ा होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ये उन्होंने सिद्ध किया है अपनी किताब में। एक विद्यालय के अध्यापक हैं, मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने अभी ताज़ा यह किया है। उत्तर प्रदेश के हैं, ये गारंटी है, क्योंकि सवाल इस पर बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक किसी प्राइमरी के अध्यापक भी हैं वो, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, कम से कम कुछ नया किया। तो आपने देखा कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसमें एक शर्त लिखी है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बहुत आवश्यक है यह शर्त। अब जरिए सवाल पर आगे बढ़ते हैं। किन किन संख्याओं को हम परिमेय कह सकते हैं? ऐसे 3 संख्याओं का समूह है जिनको हम परिमेय कह सकते हैं। कौन कौन है, आइए देखते हैं। नंबर 1, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती, एकदम याद कर लीजिए इस बात को। पूर्णांक संख्याएं कौन होती हैं? जो हमने संख्या रेखा बनाया था खूब लंबा सा, और जिसके बीचों बीच में 0 था, 1 2 3 4 ये सारे बने हुए थे। ये सारे के सारे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, इस संख्या रेखा पर जो कुछ भी दिखाई जा रहा है सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं, और भी इनफाइनाइट तक, सब की सब। तो जो भी संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड में आते हैं। सभी भिन्न संख्याएं, जो भिन्न आप अब तक जानते हैं, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती, जितनी भी भिन्न आप जानते होंगे, 1/2, 3/4, 5/3, जो उसको भी आप जानते होंगे, 22/7, इस सब की सब परिमेय संख्या में आता है। तो अब ये हो गया दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, उसमें आपको देखना है कि शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती है। जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं वो अपनी अगर कॉपी उनके पास होगी तो उस कॉपी में देखेंगे तो उनको क्रम से आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत काम की चीज़ें हैं। इस पर मज़ा तब आएगा जब इस पर सवाल आप करेंगे। देखो, बिना सवाल के केवल सिद्धांत समझ लेने से गणित नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। सिद्धांत समझ लेना बहुत सामान्य काम है, और सिद्धांत समझने के बाद अगर उस पर आधारित सवालों को आप हल कर पा रहे हैं तब समझिए आपकी गणित बेहतरीन जा रही है। तो हमने देखा शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय कहलाती हैं। अब ये शांत अशांत होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझना होगा कि दशमलव क्या होता है। देखो, दशमलव अगर हम यहाँ बताने की कोशिश करें तो जो दशमलव होता है वो 2 प्रकार का होता है। ऐसे एक का नाम होगा शांत, एक का नाम होगा अशांत। शांत को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। शांत मतलब हुआ जैसे 2.5, 4.123, 1.82, ऐसी संख्याएं जिनके बाद दशमलव चलते चलते रुक गया, खत्म हो गया, अब और कोई संख्या नहीं है, इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। जो अशांत दशमलव होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये खत्म ही नहीं होता है, इसीलिए 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होगा आवर्ती दशमलव, रिपीटेड डेसिमल, और एक का नाम होगा अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती। तो आवर्ती दशमलव जो होगा उसमें रिपीटेड नंबर्स आएंगे, जैसे 0.55555 लगातार आते जाए, 0.555555 ऐसे लगातार आते जाए, 0.2424242424 ऐसे लगातार आता जाए, इसको हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव। और ऐसी संख्याएं जिनका यह क्रम ना बने और ख़त्म भी ना हो, उसको हम अनावर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा 0.2 1 3 4 0 5, मतलब हम भी नहीं जान रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, इन्हें आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो अनावर्ती, तो देखो इन संख्याओं को हम भिन्न बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे 2.5 है, इसको अगर हमको भिन्न बनाना हो तो खाली बटे 10 कर दो तो दशमलव हट जाता है। अब ये 5/2 आराम से हम इसको कह सकते हैं। यानी जो हमारी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं इन्हें बहुत आसानी से भिन्न बनाया जा सकता है, और जो आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं इन्हें भी बहुत आराम से भिन्न बनाया जा सकता है। हम भिन्न वाले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि अगर कहीं पर 0.5 पर बार लिखा है तो इसको आप 5/9 कह सकते हो।
अगर कहीं पर 0.24 पर बार लिखा है यानी 242424 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हो 24/99 और फिर 3 से कट जाएगा 8/33। यानी इसे आप भिन्न बना सकते हैं, इसे आप भिन्न बना सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इसको हम भिन्न नहीं बना सकते, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो अभी आपने देखा परिमेय संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। बस P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, कोई लिख नहीं सकता। अब देखो कैसे नहीं लिखा जा सकता। कोई संख्या लेते हैं, जैसे देखो √2, इसको नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही आपने लिख दिया 2 + √5, इनको अपरिमेय संख्या मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पाई, इसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। फिर 22/7 क्या है? दरअसल है क्या कि पाई का निकटतम मान 22/7 है। अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट ने कहा था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका निकटतम परिमेय मान 22/7 होता है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं, जरूरत पड़ती रहेगी आगे और हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ा जा सकता है इसमें। परिमेय अपरिमेय के बाद में हम क्या जानते हैं, एक चीज़ और जानिए। कोई टर्म की बात कर रहा हूँ, गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होता? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इस पर सवाल बन चुके हैं भाई, टेट में आए हुए सवाल। अब देखो हम जब शुरू करेंगे ना तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं यानी एक बार गणित पढ़िए और हर प्रकार के एग्ज़ाम को पास कर लीजिए। इसीलिए मैंने जो सोचा, लॉकडाउन चल रहा, अब ये ख़त्म होने वाला है नहीं, बहुत दिनों तक नहीं ख़त्म होने वाला, क्योंकि अभी स्थितियाँ देख रहे हो और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पढ़ाई एकदम बच्चों की रुकी हुई है और इतना केयरलेस काम कर रहे थे बच्चे लोग। तो हमने कहा हटाओ यार, जब केयरलेस बच्चे हैं तो हम उन केयरलेस बच्चों के साथ हम क्यों मेहनत करने जाएं, हम केवल उन बच्चों के साथ मेहनत करें जो सही में पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? ये आप भी समझोगे इस बात को, आज नहीं तो कल समझोगे जो मैं कह रहा हूँ। तो देखो, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि कोई संख्या है, उसमें किसी संख्या से गुणा करने पर अगर वो 1 हो जाए तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। देखिए, दी गई संख्या में, परिभाषा छोटी सी समझ लीजिए, दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1 गुणा करें तो वो 1 प्राप्त हो? जैसे मान लो 5 है, 5 में हम किससे गुणा कर दें कि उत्तर 1 आ जाए? देखो, जो जानकार है तुरंत कह देते हैं 1/5 से गुणा कर दीजिए तो उत्तर 1 आ जाएगा। बहुत सही है। तो अब आप कह सकते हो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 है, क्योंकि इनका गुणा करने पे 1 आ रहा। लेकिन मान लो आप ये नहीं जान पाए, तब क्या करेंगे? जैसे कोई कह दे कि बताओ भाई 2/3 में किससे गुणा कर दें कि उत्तर 1 आ जाए, और हमको नहीं पता, तो हम मान लेते 2/3 में x से गुणा करने पर उत्तर 1 आएगा। अब क्या होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो पलट जाएगी, ऐसे हो जाएगा 1 × 3/2। यानी आप कह सकते हो कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2। यानी ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब गुणात्मक प्रतिलोम के बाद आएगा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में आपको याद रखना है कि ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो अब एडिटिव इनवर्स में आपको क्या पढ़ना है, देखिए कि ऐसी संख्या जिसमें कोई संख्या जोड़ने पर 0 हो जाए। जैसे बताओ 5 में हम क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो आप कहोगे -5 जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 है और -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 है। देखिए इन कुछ टर्म है ये सब,
इन्हीं टर्म के ऊपर सवाल बनते हैं। ये बातें आप हो सकता है पहले से जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मान के चलता हूँ अगर हमारे विद्यार्थी हैं तो आपको कहीं न कहीं ये लिखा मिल जाएगा, लेकिन इस पर आधारित सवालों को भी आपने हल नहीं किया, इसीलिए कमजोरी चल रही है। जानते हो, जब उस पर आधारित प्रैक्टिस शुरू हो जाता है, गणित एक सिद्धांत का नाम होता है और इसका व्यवहार होता है प्रैक्टिस। अगर आपसे प्रैक्टिस हो पा रही है तब तो समझो गणित आपकी ठीक है। आप में से जिसकी भी मैथ अच्छी होगी निश्चित रूप से उस बंदे ने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। तो अब हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो हम सवाल दे रहे हैं, उन्हें हल करना होगा और हल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन सब जानकारियों का क्या इस्तेमाल है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। देखिए, कुछ टर्म पढ़ने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है। अभी ये छोटे छोटे टर्म थे, अब हम शुरू करते हैं कि अब हमारी संख्याएं कैसी हैं, ये जो किस पद्धति पर लिखी गई हैं, हिंदू अरबिक पद्धति क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इस पर कितने सवाल आ चुके हैं। देखिए, तो हम देखते हैं कि हिंदू अरबिक पद्धति, हिंदू अरबिक पद्धति, ये जो हमारी संख्याएं हैं, जो इंडियन सिस्टम कहा जाता है, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, उसका दरअसल वास्तविक नाम है हिंदू अरबिक सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम में दशमिक पद्धति से सवाल लिखा गया। दशमिक क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हर बाई गिनती जो होती है दाहिनी वाले से 10 गुनी क्षमता का होता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप देखोगे इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यहाँ और लिख सकते हैं 10 खरब, नील, 10 नील, और दूर लिखता हूँ पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। यहाँ तक की गिनती के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए। और क्या है ये? तो ये सारी गिनतियाँ आप देखोगे, इनको जब लिखा जाता होगा तो ये जैसे इकाई है तो इसको 1 है, दहाई है तो ये 10 है, ये सैकड़ा है तो 2 जीरो, हजार है तो 3 जीरो, 10,000 है तो 4 जीरो, 1 लाख है तो 5 जीरो। देख रहे आप, ऐसे बनाते जाओगे तो इतना कितना क्रम और वैज्ञानिक क्रम आपको दिखाई पड़ता है। एक लिख करके 19 बार शून्य बना दोगे आप तो एक महाशंख हो जाएगा। यह गिनती कहलाती है अपना इंडियन सिस्टम, यानी हिंदू अरबिक सिस्टम। अब यही गिनती जब विदेश में जाती है, यूरोप में, अमेरिका में, तो वहाँ उन लोगों ने अपनी गिनती बनाई, मिलियन बिलियन को आधार बनाया, तो उसका नाम पड़ा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इस पर भी सवाल बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है? देखो, यूनिट को उन्होंने, इकाई को उन्होंने यूनिट कहा, दहाई को टेंस कहा, सैकड़ा को हंड्रेड्स कहा, थाउजेंड्स कहा, इसको 10,000 कहा, 10,000। अब देखो लाख आ गया, लाख को उन्होंने लाख नहीं बोला, उसको बोला 100,000। लाख को 100,000 बोला जाता है भैया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 लाख को उन्होंने कहा मिलियन है, ये मिलियन, फिर इसको बोला 10 मिलियन, फिर ये है 100 मिलियन, और फिर ये आ गया बिलियन। अरब को बिलियन बोला जाता है, अरब को बिलियन बोला जाता है, फिर 10 बिलियन, फिर ये 100 बिलियन, फिर आ जाता है ट्रिलियन। ट्रिलियन, 10 खरब को ट्रिलियन कहा जाता है, फिर 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर आ जाता है क्वाड्री ट्रिलियन, क्वाड्री ट्रिलियन, 10 क्वाड्री ट्रिलियन, 100 क्वाड्री ट्रिलियन, फिर है क्वासी ट्रिलियन, क्वासी ट्रिलियन, और 10 क्वासी ट्रिलियन। ध्यान रखिएगा, केवल अभी तक जो भी सवाल बने हैं इस पर आए हैं मिलियन पर, याद रखना है, बिलियन पर। तो अब तक जितने सवाल बने हैं मिलियन पर बने हैं, बिलियन पर बने हैं और ट्रिलियन पर बने हैं। अभी हमने क्वाड्री ट्रिलियन और क्वासी ट्रिलियन पर कोई सवाल नहीं देखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना कि मिलियन को क्या बोलते हैं, बिलियन को क्या कहा जाता है और ट्रिलियन को क्या कहा जाता है।
ट्रिलियन इस समय थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है। उसका कारण है कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन के ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा ये शब्द जो है बहुत चर्चा में है इस समय। अब देखिए चर्चा में है तो भाई ठीक है, हमको तो क्या करना है, हमको तो जो जो ज़रूरत पड़ेगी वो सब याद करना है। देखो विद्यार्थी के लिए क्या होता है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसका अच्छा परिणाम है बुरा परिणाम, इससे मतलब नहीं है। उन सब चीज़ों को जानना होगा, क्योंकि हमारे पास सवाल पूछे जाते हैं हमसे कि क्या आप आसपास की घटनाओं से अवेयर हैं कि नहीं अवेयर। तो आइए अब देखते हैं कि हम लोगों ने ये देख लिया कि भारतीय पद्धति में गिनतियों को कैसे पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में गिनतियों को कैसे गिनते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर कोई संख्या लिखी हो तो उसको पढ़ने का क्या तरीका होगा। देखिए जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, तो जितना पैसा जमा करते हैं उन्हें शब्दों में भी लिखना पड़ता है। या अगर आप कभी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो पीसीएस के एग्ज़ाम का जो वो होता है आपका रोल नंबर को शब्दों में भी लिखना पड़ता है। तो लाख करोड़ में संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने लिखा मान लीजिए इतने पैसे लेकर आप गए बैंक में जमा करने, तो इसे शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। भगवान करे आप इतना पैसे लेके बैंक में जाइए और जमा करने, और इन शब्दों को आपको लिखना पड़े शब्दों में, और कहीं ना लिख पाए, कितना दुख होगा ना कि कमा तो लिए इतना और लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं, दाहिने तरफ से चलिए। तो पहले 3 अंक करना है, उसके बाद 2-2 अंक पर कामा लगाते चले जाइए, बस यही करना है। पहले 3 अंक छोड़ दीजिए, उसके बाद 2-2 अंक पर कामा लगा दीजिए। अब गिनती पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या को आपको पढ़ना है तो क्या करेंगे, आप पहले 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक छोड़ते हुए संख्या लिखते चले जाएंगे। अब क्या होगा, अब एक बार पढ़िए, ये क्या है, सैकड़ा है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये लाख है, ये करोड़ है, ये अरब है, ये खरब है, ये नील है। बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 नील 35 खरब 46 अरब 89 करोड़ 65 लाख 87,656। एक बार में आपने पढ़ लिया। फिर से देखिए, 2 नील 35 खरब 46 अरब 89 करोड़ 65 लाख 87,656। अगर इसी संख्या को हमको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना पड़े तो क्या करना पड़ता है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, 2 3 5 4 6 8 9 6 5 8 7 6 5 6। तो उनको क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर आप इसको पढ़ते हैं तो 3-3 अंकों का पेयर बनता है। इसमें देखो 3-3 अंकों का पेयर बनता है ऐसे। ये पहला सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, 1000 हो गया। ये देखिए सैकड़ा हो गया, ये 1000 हो गया, ये मिलियन हो गया, ये बिलियन हो गया, ये ट्रिलियन हो गया। अब कैसे पढ़ेंगे, 23 ट्रिलियन 546 बिलियन 896 मिलियन 587,656। ये है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या गिनने का तरीका। तो ये तरीका जब आपके पास हो जाता है तो ठीक इसी समय में आपको एक चीज़ और जानना चाहिए, वो है कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है संख्या में। आइए देखते हैं। जो संख्याएं होती हैं इनके 2 मान होते हैं, एक को कहते हैं प्लेस वैल्यू, एक को कहते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, और ये कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, मैंने लिख दिया, ये है प्लेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू। अब जैसे एक संख्या हमने लिखा 2 3 5 6 8, तो ये देखने में जो दिख रहा है, ये 8 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, जो मैं बोल रहा हूँ ये इसका फेस वैल्यू है। लेकिन अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा के आधार पर उसका मान लिखा जाएगा तब उसका नाम हो जाएगा प्लेस वैल्यू। जैसे ये जो 2 है ये कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 की जगह पे है। इसका मतलब हुआ कि 2 का हमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा 20,000। देख रहे हैं, इसकी वैल्यू, इस 2 की वैल्यू आ रही है 20,000। अब चलिए इस 3 की वैल्यू देखें। 3 जो है सैकड़ा के स्थान पर है। अगर सैकड़ा के स्थान पर है तो क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा, सैकड़ा नहीं हज़ार है, देखो तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3000। ये क्या है, 5, ये देखो सैकड़ा के स्थान पर है तो 5 का क्या करना पड़ेगा, 5 गुणा 100, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 500। ये जो 6 है
ये दहाई के स्थान पर है, इसका मतलब 6 गुणा 10 बराबर 60, और ये 8 इकाई स्थान पर है तो 8 गुणा 1 बराबर 8। तो आपने देखा इकाई स्थान पर जो संख्या लिखी जाती है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होता है, लेकिन इसके अलावा जितनी गिनतियाँ होती हैं उनके मान अलग अलग आते हैं। तो आपको मैंने गुणा करके दिखाया, एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आप चाहें तो इसको छोटे में आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, हम इसको हटा रहे हैं। इस तरह गुणा करने में टाइम लगेगा। आपको क्या करना चाहिए, अगर हमें 2 का स्थानीय मान बताना है तो 2 लिखना है, उसके बाद गिनोगे यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस ऐसे 3 लिखना। 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 लिखना है। 3 के बाद गिनो कितनी गिनतियाँ हैं, 3 गिनतियाँ हैं, तो आपने 3 गिनती 0 लगा दिया बस। 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 लिखिए, उसके बाद जितनी गिनतियाँ हैं उतना 0 बना दीजिए। 6 लिखिए, 6 के बाद जितनी गिनतियाँ हैं 0 बना दीजिए। 8 लिखिए, देख रहे हैं सबका स्थानीय मान आपके सामने निकल गया। तो ये है प्लेस वैल्यू और ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है, अब प्लेस वैल्यू इकाई दहाई के आधार पर बदलती जाती है। हमने इस संख्या को इस प्रकार लिखने का प्रयास किया कि देखो ये जो जिसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा है उसकी फेस वैल्यू कम लिया हमने। यह बताने के लिए लिया कि दरअसल फेस की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो प्लेस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं, अभी आपकी एक जो भी वैल्यू है, जैसे जैसे आप अपने पोस्ट पर बढ़ाते जाएंगे तैसे तैसे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जो भी मेहनत करना है वो अपने प्लेस वैल्यू के लिए करना है, क्योंकि उसे बदला जा सकता है। आप जिस सिचुएशन में आज हैं उससे बहुत बेहतर सिचुएशन में जाया जा सकता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर हम गिने तो हमारे पास कि ये जो संख्याएं हैं वो 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हमारे पास हैं, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हमारे पास हैं, 3 अंक वाली कितनी संख्या हमारे पास है। जो हमारी गिनती है उस गिनती पद्धति में हम कैसे गिन पाते हैं कि कितने अंक की कितनी संख्याएं हमारे पास है। इसको गिनने का एक तरीका, क्योंकि पूछा जा चुका है, सीटेट 2012 में यह सवाल पूछा गया था कि हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बता पाए, तो हम इस पर काम कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें तो 1 अंक के बारे में बात करें तो 1 अंक की गिनतियाँ हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अंक, यहाँ लिख दिया सबसे छोटी, यहाँ लिख दिया सबसे बड़ी, यहाँ लिख दिया कुल। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अंक। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1 है, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 9 है, कुल 9 गिनतियाँ हमारे पास, 1 से लेके 9 तक 9 गिनतियाँ हमारे पास। अब आइए 2 अंक पर बात करें। 2 अंक की सबसे छोटी गिनती हमारे पास 10 है, सबसे बड़ी गिनती हमारे पास 99 है, क्योंकि इसके बाद 3 अंक आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक गिनती गिनना है, तो कुल कितनी संख्याएँ हैं, 90। ये कैसे पता करते हैं कि 10 से 99 तक 90 संख्याएँ होंगी, ये कैसे पता होता है। अच्छा, आपसे अगर कोई कहे कि 6 से 10 तक कितनी संख्याएँ हैं, अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 6 से 10 तक कितनी संख्याएँ हैं, तो आप क्या करोगे, गिन लो 6 7 8 9 10, 5 गिनतियाँ हैं, लेकिन इनको देख करके 5 तो नज़र नहीं आ रहा। अगर 6 से लेकर मैंने इंक्लूडिंग 6 आल्सो 6 भी शामिल है, तो क्या करेंगे, 10 में से 6 घटाइए, 4 आएगा, और 10 में से 6 घटाएं जब 4 आ जाए तो उसमें 1 मिला दीजिए। 1 क्यों मिला दीजिए, क्योंकि ये 6 भी शामिल है। ठीक है, ये है तरीका। तो अगर हमसे पूछा जाए 10 से 99 तक कितनी गिनतियाँ हैं, तो हम क्या करेंगे, 99 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा 89, और 89 में 1 और मिला देंगे, क्योंकि 10 भी शामिल है, इसलिए 90 गिनती बन जाएगी। तो इस तरह से अब आप देखेंगे 3 अंक की बताओ, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 999, कुल कितनी संख्याएँ हो गई, 900। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999, कुल कितनी संख्याएँ हो गई, 9000। क्या आपको एक पैटर्न मिला, बस यही पैटर्न चलता जाएगा। आप तुरंत बता सकते हैं कितने अंक की कितनी गिनतियाँ बनती हैं। कोई समस्या आए तुरंत हमको मैसेज करिए। अब हम आइए चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा बताइए कि क्या ये 45 5 से कटे जाएगा, आपको हाँ कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्या खासियत है इसमें, यानी इसको देख करके आपके मन में यह क्यों हो रहा है कि ये 5 से कट जाएगा।
और अगर वह बात जो मन में आ रही है कि ये 5 से कट जाएगा, तो क्या ऐसी और भी संख्याएं होंगी या और भी कोई पहचान होगी जिससे यह पता चल जाए कि यह 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये 11 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, है ना, तो ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक खास बात पढ़नी पड़ती है, उसका नाम होता है विभाज्यता की जाँच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। विभाज्यता की जांच। तो विभाज्यता की जांच में क्या होता है कि हम ये पता करते हैं कि कोई संख्या किसी दी गई संख्या से विभाजित होगी कि नहीं विभाजित। तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे 2 की विभाज्यता देखो, कोई भी संख्या आपके सामने दी जाए तो दी गई संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0 हो या 2 से विभाज्य, बस कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, आखिरी अंक खाली चेक करना है बस। आखिरी अंक अगर 0 मिल जाए या 2 से कटने वाली कोई संख्या मिल जाए तो तुरंत जान जाएंगे कि यह संख्या 2 से कट जाएगी। मैं उदाहरण लेके दिखाता हूँ। देखो ये तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, क्यों? आखिरी में 0 है इसलिए 2 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा। इसके पहले देखना ही नहीं कि और क्या है, कोई मतलब नहीं, केवल आपको यह चेक करना पड़ता है। आखिरी संख्या चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा यह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ओके, अब देखिए 3 की विभाज्यता क्या है। अब 3 की विभाज्यता आपको जानना है तो ये आपको यह सीखना पड़ेगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग, द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 ना। आइए देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं अंकों का योग, अंकों का किसके अंकों का योग? जो दी गई संख्या है, अंकों का योग 3 से विभाज्य, जो भी अंक दिया गया है, संख्या दी गई, अगर उसके अंकों का जोड़ 3 से कट जाता है तो समझो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। उदाहरण लेता हूं, ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। कैसे? 6 2 8 4 12, अंकों का जोड़ 12 आ रहा है। 9 3 12 3 15, अंकों का योग 15 आ रहा है। 7 3 10 2 12, अंकों का योग 12 आ रहा है। 3 से कट जाएगा। अगर अंकों को जोड़ने पर वह संख्या जो भी आए वह 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाती है। ओके, अब 4 की विभाज्यता देखिए। 4 की विभाज्यता होती है कि दी गई संख्या का अंतिम दो अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो, बस कोई भी संख्या दी जाए उसका अंतिम 2 अंक ध्यान से देखिए। अगर वो दोनों अंक 0 मिल जाए या 4 से कटने वाली संख्या मिल जाए तो समझो वह संख्या 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। देखो मैं उदाहरण लेता हूं। ये जितनी संख्याएं दिख रही हैं ये सब 4 से कटने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अंत में 2 शून्य है इसलिए 4 से कट जाएगा, अंत में 12 है इसलिए 4 से कट जाएगा, अंत में 48 है इसलिए 4 से कट जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इधर क्या लिखा है। देख रहे हैं, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, हमको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना होता है। यही तो जांच है। जांच का मतलब होता है सब कुछ नहीं चेक करना पड़ता, खाली छोटा सा चेक कर लो और पता चल जाए। तो ये आपका 4 की विभाज्यता हो गई। अब 5 की विभाज्यता देखो। 5 की विभाज्यता होती है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, बस 0 हो या 5 हो। आखिरी अंक ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बातें दोबारा चर्चा नहीं की जाएंगी और आपको सवाल इन्हीं आधार पर करना होगा। बहुत छोटा देखो, हम कोशिश करते हैं कि लिटरेचर कम से कम रखें और यही एक चैप्टर है जिसके अंदर लिटरेचर कुछ ज़्यादा ही है, बाकी किसी चैप्टर में इतना कुछ नहीं है। आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग एक बार क्लास करेंगे उसी में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये इसमें एक से कई 2-3 वीडियो बन सकता है इसके प्रारंभिक के लिए, या फिर हम क्लोज करके बड़ा वीडियो बना दें। तो देखिए, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, बस। देखो मैं उदाहरण देता हूँ।
ये जितनी संख्याएं हैं ये सब 5 से कटने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो अंत में 5 है, ये अंत में 5 है, ये 0 है। तो ऐसी संख्या जिसका आखिरी अंक 0 या 5 हो वो 5 से कट जाती है। चलो 6 की बताओ। 6 की व्यवस्था होती है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, देखो ये दोनों परिभाषाएं आप लोग जानते हैं, 2 और 3 दोनों। अब देखिए 6 की व्यवस्था क्या है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होगी वह 6 से विभाज्य होगी। आपने देखा 2 और 3 दोनों की व्यवस्था आपको पहले से मालूम है। अगर कोई संख्या आपके सामने दिख जाए तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि वह संख्या 2 और 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मैं एक चेक करके दिखाता हूँ। इस संख्या को ध्यान से देखिए, अंत में 4 है, 2 से कटेगा। अब इसको जोड़िए, 8 6 14 4 18, अंकों का जोड़ 18 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी कटेगा। अब यह संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब अब ये 6 से कट जाएगी। यही बात है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो 6 से जरूर कट जाएगी। अगली व्यवस्था है 7 की। हम लोग को 12 तक जाना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 7 की व्यवस्था क्या होती है? इसमें 2 तरह की व्यवस्था पाई जाती है। 2 तरह की, एक लिमिटेड डिविजिबिलिटी होती है, एक यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी होती है। लिमिटेड डिविजिबिलिटी क्या होती है? संख्याओं का एक खास क्रम होता है, अगर उस क्रम में संख्याएं मिल जाए तो वह अवश्य 7 से विभाजित होती है। मैं उनको लिख रहा हूँ। जैसे किसी संख्या को लगातार 6 बार लिख दिया जाए, मैं लिख रहा हूँ। इस तरह की जितनी संख्याएं आप देखोगे वो सारी की सारी संख्याएं 6 से 7 से कटेंगी, पक्का कटेंगी। देखो, हम किसी भी संख्या को लगातार 6 बार लिख दिया जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। अगर कोई 2 अंक की संख्या हो जाए, जैसे मान लो हमने लिख दिया 25 25 25, 38 38 38, कुछ भी लिख दें हम, 54 54 54, 28 29 29 29, किसी भी 2 अंक की संख्या को लगातार 3 बार लिख दिया जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। अथवा कोई 3 अंक की संख्या लगातार 2 बार लिख दिया जाए, कुल 6 ही होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया 124 124, 512 512, 328 317 317, 972 972। अब आप इसको एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिख दिया जाए, अथवा किसी 2 अंक की संख्या को लगातार 3 बार लिख दिया जाए, अथवा किसी 3 अंक की संख्या को लगातार 2 बार लिख दिया जाए, तो इस प्रकार बनी सभी संख्याएं 7 से विभाजित होती। ओके, लेकिन यह इसकी लिमिटेड डिविजिबिलिटी कहलाएगी, इसलिए कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो 7 से कटती हैं लेकिन इस टर्म में नहीं पाई जाती। उनकी पहचान कैसे होगी? उसके लिए आपको एक लाइन की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। आइए लिखते हैं। इतने में ही लिख देते हैं। 7 की व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाइए। शेष संख्या में से घटाते जाइए। देखिए, हम लगातार बोल भी इसलिए रहे हैं कि हो सकता है आपको ये भाषा कम समझ में आए, लिखते लिखते राइटिंग खराब हो गई है। हमने अभी तक लिखा है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाइए जब तक 0 अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या ना मिल जाए। बस जब तक 0 अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या ना मिल जाए। एक उदाहरण ले लेते, इसी में से ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 972 972। हमें चेक करना है कि क्या ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आइए चेक कर लेते, क्योंकि ये यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी है, सबके ऊपर लागू होगी। तो हमने ले लिया 972 972। हम जांच करना चाहते हैं कि क्या यह संख्या 7 से कटेगी। आइए देखते हैं। इसका दुगुना करके, देखो लिखा अंतिम अंक को दोगुना करके, तो 2 का दुगुना 4 होगा। यहाँ से लिख के घटाएंगे, 7 में से 4 घटाए 3, और बाकी संख्याएं ऐसे ही उतर जाएंगी। अब इसका दुगुना होगा 3 का 6। अब 6 इसमें से घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3 2 97। अब देखो इसका दुगुना हो जाएगा 6। अब इसमें से घटाते जाइए, कंटिन्यूअस टेंस है। 12 में से 6 घटाए 6, अब यहाँ 6, अब यहाँ 9।
अब आप चेक कर सकते हैं, यहीं पर मिल जाएगा आपको, लेकिन मान लीजिए यहाँ नहीं चेक करना चाहते तो अभी और आगे बढ़ जाइए। 6 का दूना 12 हुआ, 12 इसमें से घटाइए, अब आ गया 84। देखो 84 7 से कटने वाली संख्या आपको मिल गई। अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि 7 से कट जाएगी, नहीं समझ में आ रहा तो 4 का फिर दुगुना कर दिया तो 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। देख रहे आप, तो या तो संख्या शून्य मिल जाए या तो 7 से कटने वाली संख्या मिल जाए, तब आप यह जान जाएंगे कि वह संख्या 7 से विभाजित होती है। ये रही 7 की व्यवस्था। अब आइए देखते हैं 8 की। 8 की व्यवस्था है क्या है भाई? देखो ऑनलाइन क्लास होती तो मैं कहता आप लोग बताइए, लेकिन ये ऑफलाइन है। तो देखिए 8 की व्यवस्था देखिए, तो 8 की व्यवस्था में क्या करना है कि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो, 0 हो या 8 से विभाज्य हो। अच्छा बताइए, 2 में आपने क्या पढ़ा था? 2 की व्यवस्था, अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाज्य हो। 4 में क्या पढ़ा? अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो। 8 में क्या पढ़ रहे हैं? अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो। अब 16 के बताइए, अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से विभाज्य हो। अच्छा चलो 32 का बताओ, अंतिम 5 अंक 0 हो या 32 से विभाज्य हो। 64 की बताओ, अंतिम 6 अंक 0 हो या 64 से विभाज्य हो। मतलब एक तरह से आप देख रहे हो कि अगर कुछ संख्याओं तक अगर हम कुछ याद कर लें, उसके बाद एक पैटर्न मिल जाता है, फिर याद नहीं रखना पड़ता। यही गणित की समझ कहलाती है। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद वह समझ आपके अंदर पैदा हो जाती है, फिर आपको दोबारा कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। ये संख्या 8 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि अंतिम 3 अंक 0 है। ये भी संख्या 8 से कटेगी क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है। तो ये है 8 की व्यवस्था। अब 9 की देख लीजिए। 9 की व्यवस्था होती है एकदम 3 जैसी, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, बस 9 से विभाज्य हो। 3 में क्या था? अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 9 में क्या है? अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। उदाहरण लेता हूं, देखिए ये दोनों संख्याएं 9 से कट रही हैं। कैसे? 7 3 10 6 16 2 18, 18 9 से कट जाएगा। 8 7 15, 15 5 20 7 27, 27 9 से कट जाएगा। इसलिए ये दोनों संख्याएं 9 से कट जाएंगी। 10 की देखो जरा, 10 की व्यवस्था क्या होती है? अंत में 0 हो, बस अंतिम अंक 0 हो और कुछ नहीं। सबसे आसान यही है, कोई भी संख्या लिखो अंत में 0 हो जाएगा तो समझो 10 से पक्का कट जाएगा। देखो ये संख्या 10 से कट जाएगी, कई 0 हो और अच्छी बात है। ठीक है, अंत में 0 मिल गया तो समझो 10 से कट जाएगी। ठीक, अब चलो 11 की व्यवस्था देखो। 11 की व्यवस्था थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जैसे 7 की थी ऐसे ही देखो। एक शब्द लिखो अंग्रेजी का, अल्टरनेट। अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, बस अल्टरनेट अंकों का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। मैं उदाहरण लेता हूं, देखो ये संख्या है, ये 11 से कट रही है। कैसे? अल्टरनेट पकड़ो, 4 3 7 5 12, इसको जोड़ो 8 4 12, 12 माइनस 12 0 हो गया, बस हो गया काम। अल्टरनेट माने एक छोड़कर एक। अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, इकट्ठा कर लीजिए और फिर इनको भी जोड़िए, इकट्ठा कर लीजिए, फिर घटाइए। घटाने के बाद अगर वो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या बन जाए। एक उदाहरण और लेता हूं, ये भी संख्या 11 से कट रही है। देखो कैसे? 5 8 13, 13 7 20 और ये क्या है? 5 4 9, तो 20 में से 9 घटाइए, क्या आया? 11। देख रहे आप? तो निश्चित रूप से यह भी संख्या 11 से कट जाएगी। यानी अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0 आ जाए तब भी 11 से कट जाएगी, और अगर उनके अंकों का अंतर 11 या 11 से कटने वाली कोई संख्या मिल जाए तो भी 11 से कट जाएगी। अब आखिरी डिविजिबिलिटी है 12 की, और 12 की डिविजिबिलिटी एकदम 6 जैसी है। कैसे?
देखो जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से कट जाए, देखो 12 की बता रहा हूँ, जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो, बस 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होगी तो वह निश्चित रूप से 12 से कट जाएगी। मैं एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ। ध्यान से देखिए इस संख्या को, अंत में 40 है, 4 से कटेगा पक्का, और अंकों का जोड़ देखो 2 3 5 4 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा, तो पक्का होगा कि ये 12 से कटेगा। बस देखने में देखो अंत में 40 यानी 2 अंक 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये 4 से कटेगी संख्या, और अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगी, इसका मतलब ये संख्या 12 से भी कट जाएगी। ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी संख्या की विभाज्यता आप निकालें तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपको बताऊं कि हमने बताया था कि 6 किससे कट रहा है, जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी। 12 के लिए हमने बताया कि जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगी वो 12 से कट जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो संख्या, किसको कर दें, छः गुणा 8 से कट जाएगी, क्या वो 48 से कट जाएगी? नहीं, ये जांच सही नहीं पाएगा। जो संख्या 6 और 8 से कट जाएगी वो 48 से भी कट जाएगी? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, आप इसको जांच करके देख सकते हैं। दरअसल इनको जो हम ले रहे हैं इन संख्याओं को, इनको को प्राइम होना जरूरी होता है। जैसे 48 आपको बनाना है तो 48 ऐसे ना बना करके 16 और 3 कर दीजिए आप, 16 और 3 को प्राइम हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये जो आप पेयर बनाते हैं वो हमेशा आपस में को प्राइम होना चाहिए, यानी सह अभाज्य होना चाहिए, तब जाके वो विभाज्यता बन जाएगी। अब इतना समझ लीजिए कि जो संख्या 16 और 3 से कट जाएगी वो 48 से अवश्य कट जाएगी। तो इसके बाद की बातें नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पर आधारित सवाल हम आपको उसमें पेड ग्रुप में डाल दे रहे हैं, आप लोग उसे हल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।